दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और यह भारत में अप्लाई हो सकता है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश मित्तल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। तो आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। तो यह कमेटी 18 से लेकर 22 सितंबर तक कार्य करेगी और इसमें डिसाइड करेगी कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1952 में सबसे पहली बार चुनाव कराए गए। तो 1952 में जब चुनाव हुए तो उस समय देश की आबादी 340 मिलियन थी। उसके बाद यह 1967 तक कंटिन्यू रही, लेकिन 1967 में आके कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई। अतः कुछ राज्यों में सरकार गिर गई जिसके चलते ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई और उसके बाद यह फिर कभी कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन जब 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उस समय उनकी बात को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन जब 2019 में सरकार बनी फिर से उन्होंने ये वाली बात करी, लेकिन फिर भी इसको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही ये बात उठाई गई है और जिसके लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में पॉसिबल है, क्योंकि आज के समय में 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश, क्या यहाँ पर एक साथ इलेक्शन कराना पॉसिबल है? तो इसके बारे में आज हम इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो इलेक्शन कमीशन को है। अगर इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में कई बार इलेक्शन होते हैं जिसके चलते इलेक्शन कमीशन का काफ़ी सारा खर्चा होता है। तो कहीं हद तक ये खर्चा रुकेगा, क्योंकि एक बार चुनाव होने हैं तो उनको एक ही बार खर्चा होना है। बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार उनका खर्चा होता है, तो वो खर्चा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। जब भी हमारे देश में बार बार चुनाव होते हैं, मान लीजिए कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कभी सेंट्रल में, तो पॉलिटिकल पार्टीज को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, अपना प्रचार करना पड़ता है, उस राज्य में जाकर उस राज्य की जनता को फायदे देने पड़ते हैं, जिसके चलते उनका काफ़ी सारा लॉस भी होता है। कुछ एक नंबर में, कुछ आप लोग जानते ही हो। लेकिन जब एक ही बार चुनाव होंगे तो ये सारा काम उन्हें एक ही बार करना पड़ेगा, सारे खर्चे एक ही बार होंगे, 5 साल में एक बार करने हैं, तो ये भी उनका काफ़ी हद तक खर्चा बचेगा। इसका तीसरा सबसे अच्छा फायदा जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं तो उस समय चुनाव की तारीख जब घोषित कर दी जाती है तो उस राज्य या देश में आचार संहिता लग जाती है। अतः उसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे कोई भी सरकारी नई योजनाएं लागू नहीं होंगी, ना ही कोई ऐसे काम किए जाएंगे जो सरकार के फेवर में हों। तो जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो बार बार आचार संहिता भी नहीं लगेगी और सरकारी काम में रुकावट नहीं आएगी। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जब जब देश में किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उस समय पूरे देश की जनता की नज़र उस राज्य पर होती है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है, वहाँ की जनता को क्या क्या फायदे दे रही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हमारे राज्य या हमारे देश में चुनाव होंगे तो उस टाइम हम भी ये उम्मीद लगाएंगे कि वो सरकार हमारे राज्य के लिए भी सेम काम करे या बल्कि उससे बेटर काम करे। तो देश में उस समय चुनावी माहौल बन जाता है, चाहे चुनाव किसी भी राज्य, किसी भी शहर में क्यों ना हो, लेकिन माहौल पूरे देश में बन जाता है। तो बार बार इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे लोग। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, इसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं या ये पॉसिबल है या नहीं है। पहला चैलेंज तो इसमें इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि आज के समय में हमारी आबादी 150 करोड़ है, तो यह इलेक्शन एक साथ कराना पॉसिबल है, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया या एक हफ्ते या एक महीने वाली चलने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। ये कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम लगेगा पूरे इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला यह रोल देखा जाएगा कि वह किस हद तक इलेक्शन कराने के लिए पॉसिबल है, वो कितने ज़्यादा सक्सेस होते हैं इस चीज़ में, और इतने बड़े मंच पर इलेक्शन कराने के लिए उन्हें कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब का खर्चा क्या अलग अलग इलेक्शन कराने से कम आता है या ज़्यादा आता है, ये तो ये सारे देखे जाए। सबसे बड़ा लॉस राज्य सरकार को होगा, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ होते हैं तो केंद्र के सामने राज्य के मुद्दे दब जाते हैं, क्योंकि केंद्र के मुद्दे जियो पॉलिटिकल के हिसाब से देखे जाते हैं, जबकि राज्य के मुद्दे राज्य की जनता के हिसाब से देखे जाते हैं। अब मान लीजिए किसी राज्य की सरकार में सड़क की प्रॉब्लम है, सड़क बनाने की प्रॉब्लम है, या वहाँ की सरकार उनके लिए सही काम नहीं कर रही,
केंद्र और राज्य दोनों की एक साथ बात करेंगे तो राज्य के मुद्दे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सड़क बनाना ज़्यादा जरूरी है, देश की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। तो उस समय जनता डिसाइड नहीं कर पाएगी कि हम किसको वोट दें। हालांकि आपको एक ही दिन में 2 वोट देने का अधिकार मिलेगा, स्टेट असेंबली के लिए, एक लोकसभा के लिए। इसका तीसरा सबसे बड़ा लॉस जनता को हुआ है, क्योंकि जब भी देश में चुनाव होते हैं तो जनता को फायदे दिए जाते हैं सरकार द्वारा। उन किसानों का लोन माफ करा जाता है, फ्री राशन बांटा जाता है, पेट्रोल के दाम कम करे जाते हैं। तो जब 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो ये सारी चीजें भी 5 साल में एक ही बार करी जाएगी सरकार द्वारा। तो उस समय जनता का ये लॉस भी होगा काफी, क्योंकि अभी तो हर 6 महीने बाद इलेक्शन चालू हो जाते हैं इंडिया में। उस समय ये जनता का लॉस हो जाएगा। अब मान लीजिए 2024 में चुनाव है, 24 में पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के एक साथ चुनाव कंडक्ट करा दिए गए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो उस समय ये फिर से ये चीज डिसकंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि अब जब इलेक्शन होंगे वो 5 साल बाद होंगे, तो उस समय उस राज्य के लिए कौन सी सरकार काम करेगी ये डिसाइड करना बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि साल के लिए, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लग सकता। तो इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई या किसी नए राज्य का गठन हुआ, तो उस समय उस राज्य के चुनाव किस तरीके से होंगे, उस राज्य में कैसे चुनाव, सरकार कैसे काम करेगी। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हों और सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। तो आप लोग कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि और कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं एक साथ चुनाव कराने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।